अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट विद यू। ईद की छुट्टियां हो गई। आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरे। विश कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपने दोस्तों के साथ खुशी के साथ, और इस दुआ के साथ कि आपका वक्त अच्छा गुजरे और आपके लव्ड वंस आपके साथ हमेशा खुश रहें। कोशिश कीजिए कि जो रिश्ते आपसे रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए इस बार। थैंक यू वेरी मच। बात वही करेंगे जो टॉक ऑफ दिस टाउन है इस वक्त, और वो है हमारे मोदी साहब। अरे मोदी साहब ने विज़िट क्या किया इंडिया का, इतना शानदार विज़िट किया, लेकिन दोस्त हैं कि पीछे ही पड़े हुए हैं, जान खाए हुए हैं। कहते हैं कि फॉल आउट्स तो अब आ रहे हैं, और बाइडन मैनेजमेंट ने ऐसा दिया कि मुआहदे भी सारे कर लिए, और ये सारे मुआहदे फौरी तौर पर अमेरिका में फ़ंड्स की मुंतकली के, वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त हिंदुस्तान को चाहिए, उसमें से कुछ अर्जेंट नौयत की हैं और कुछ तजरीदी हैं जिनको वक्त लगेगा थोड़ा बहुत, और आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दीगर जो इनको लवाजमात चाहिए चाइना के सामने खड़े होने के लिए, लेटेस्ट वेपन चाहिए, लेटेस्ट उनको इक्विपमेंट ऐसा चाहिए जो इंटेलिजेंस स्ट्रेटजिकल बेस्ड है, इस तरह की और चीज़ें जो बुनियादी तौर पर इससे पहले दौरा करके अजीत डोवल ने तय की थी, और उनके तरजीही रेटों की तरफ भी ध्यान दिया था। तो ये अमेरिका के लिए तो खुश आइंद है कि उसके कारखाने और उसकी कम हुई थी जो जॉब मार्केट है वो इंटैक्ट हो जाएगी, और उसका ज़्यादातर फ़ायदा अमेरिका की इकॉनमी को होगा, जो इस वक्त बैडली इस वक्त वल्नरेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। हम देखते हैं कि मोदी साहब जैसी दौरा करके आए हैं तो दौरे के फॉल आउट सामने आना शुरू हो गए। अब फॉल आउट्स में सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या मोदी साहब, जो कि बीजेपी का इस वक्त स्लोगन है कि जनाब वो तो वर्ल्ड लीडर हैं, तो भाई अगर वो वर्ल्ड लीडर हैं तो क्या कश्मीर के, पंजाब के या मणिपुर के भी उनकी लीडरशिप के नीचे आता है कि नहीं आता? और क्या वजूहात हैं कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की ये सूरत हाल है और प्रेस उसके ऊपर बात तक नहीं करता कि सैकड़ों लोगों को कश्मीर से बाहर कैद में रखा हुआ है, सैकड़ों मील बाहर रखा हुआ है, और हत्ता निसार अहमद या उमर खालिद जैसे, यासीन मलिक जैसे लोग जिनको बेजा कैद में रखा हुआ है और उनके बारे में डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। हत्ता निसार अहमद और उमर खालिद जैसे और बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन सियासी जिनके केसेस को भी नहीं चलाया गया, उनको ना वकील की सहूलत मैसर है, ना उनका केस कोर्ट में जा रहा है, ना उनको ज़मानत मैसर हो रही है, तो मुसलसल जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि हज़ारों और लोग मिसिंग हैं ओवर द ईयर्स, हत्ता हज़ारों बच्चों का नाम लिया जाता है जो माइनर्स हैं, लाइक जिनकी उम्र 12-13 साल 14 साल है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम थे कि जब इनकी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस दाखिल होती थी तो उनको पत्थर वगैरह मारते थे। तो क्या करते थे कि 1 दिन 2 दिन पहले ही जहाँ से कॉन्वॉय गुजरना होता था उस एरिया के तमाम बच्चों को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाता था उनकी, और जो वालिदैन हैं कि उनको ढूंढते फिर रहे हैं, बाद में पता चलता है कि उनको कश्मीर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। कहाँ मुंतकिल किया गया अभी तक किसी को मालूम नहीं है, और वो बेचारे आराम करके बैठ गए हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रेस, कोई मीडिया, कोई टेलीविज़न, कोई अखबार। कश्मीर के अखबार अब तक छपते नहीं थे, वहाँ इंटरनेट की सहूलतें मैसर नहीं थी, लोगों की जुर्रत नहीं है कि वो अपनी तकलीफ़ों के बारे में बात करें। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अब जैसे मणिपुर में या हम पंजाब का रोएं, जहाँ सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, और जो अमृतपाल के साथ किया गया, उससे पहले सिद्धू के साथ किया गया, और अमृतपाल तो एक रिवाइवल है आज़ादी का, एक सिंबल है एक बंडा वाले का, और ये एक को हटाएंगे दूसरा आता रहेगा। ये तो कौमों के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो जब बाकायदा कौम होती है तो वो अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, अपने वक़ार के ऊपर और अपने इज़्ज़त के लाइफस्टाइल पर और सिस्टम पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, और उन्हें सिख भी नहीं करेंगे। मणिपुर के लोगों की कहानी सुन लीजिए, वहाँ अब तक इनकी नालायकी, लापरवाही और अदम तवज्जुही की वजह से 200 से ज़्यादा चर्चेस जलाए जा चुके हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं, 1 लाख लोग तो सिर्फ सिविल इंतज़ामिया के जो इस वक्त मणिपुर छोड़ चुके हैं, जिसमें से अक्सरियत बाहर से आई हुई सेटलर्स थी। तो यही मसाइल हैं कि जब लोगों के मामलात को हल करने के बजाय उनको उनके हालत में छोड़ दिया जाएगा, इस सूरत में कि ये खुद सेटल कर लें, क्योंकि इन्हीं के लोग इस वक्त ताकत में हैं, इनकी अक्सरियत
इस वक्त ताकत में हैं और क्रिश्चियंस के जो चर्चेज जलाए गए हैं या उनको बेघर किया गया है, ये अगर सूरत हाल दूसरी तरफ होती या अगर मणिपुर में क्रिश्चियन अगर ऑफेंस करते तो फौज मोदी साहब ने उतार देनी थी। चूँकि वो डिफेंस में हैं और गेम सेट की जा रही है बीजेपी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो गेम सेट होने दो और खामोशी से बैठे रहो, तमाशा देखते रहो और गेम को सेट करो और जब ये गेम सेट हो जाए फिर अपनी मदाखलत कर लेंगे। ये सूरत हाल चल रही है मणिपुर में और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात की गई है। और देखा जाए तो मोदी साहब को तो आदत ही नहीं है ना सवाल की। अगर वो सवाल की आदत होती और एक रियल मीडिया, रियल प्रेस इस ग्रेट हिंदुस्तान में मौजूद होता तो आज हिंदुस्तान टके भाव जलील ना हो रहा होता और उसके कल्चर के ऊपर बात ना हो रही थी। अमेरिकी इंतज़ामिया का कमाल यह है कि उन्होंने 1 घंटा मोदी से तकरीर करवाई और उसको एक उन्वान दिया, सब्जेक्ट अमेरिकी इंतज़ामिया ने दिया कि हमारे दरमियान मुश्तरकात हैं डेमोक्रेसी। आप ना डेमोक्रेसी पे कांग्रेस में बात कीजिए, लोग आपसे का भाषण सुनने के लिए बेताब बैठे। मोदी साहब ने पकड़ के 1 घंटे का भाषण दे दिया, लोकतंत्र की बात करते रहे। लेकिन जब उनको बताया गया कि आप तो लोकतंत्र के आदमी नहीं हैं, आपने जो किया है गुजरात से लेकर और अब दिल्ली की आपके जो 2 हुकूमतें आपने ऊपर नीचे लीं, इसको कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपने माइनॉरिटीज़ के साथ, प्रेस के साथ, जुडिशरी के साथ क्या किया है। और जब सवाल किया गया तो आपकी टीम जो कि आपने बाकायदा ट्रेन की हुई है हिंदुस्तान के लिए, आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपको अमेरिका में इस तरह रुस्वा किया जाएगा प्लानिंग के साथ। और इस प्लानिंग में अमेरिकी इंतज़ामिया शामिल है। अगर इंतज़ामिया शामिल ना होती तो ये आवाज़ जो है वो सदानंद दुबे की ना आती, ये आवाज़ आपको आशीष एटलिस की तरफ से ना आती, आपको ये आवाज़ बर्नी सैंडर्स की तरफ से ना आती, आपको ये आवाज़ जॉर्ज सोरोस की तरफ से ना आती, आपको ये आवाज़ जो है वो ये जो साफ़ी थी इंडियन निजाद सदीकी, क्या नाम है इनका, बहरहाल मिस सदीकी ने जो सवाल किया है वो एक ही सवाल की इजाज़त आपने दी, आप करना ही नहीं चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक ही सवाल आपको लेके बैठ गया और जिसकी वजाहत बाइडेन ने दी, आप नहीं दे सके। आप सवाल से ही कतरा गए, डी ट्रैक हो गए। आपने वो जवाब दिया कि मारो गुठना और फूटे आँख वाली बात, सवाल गंदुम जवाब चना। आपको जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ आप मुंह दे के छुप जाएं। आपने गिलास पिया, गला अपनी खुश्की दूर की, आपको गुस्सा आया, आपका मुंह लाल हो गया, आप जिले इलाही हैं, आप तो भगवान हैं। आपको बहुत बुरा लगा कि एक ऐसा सवाल उनसे कर दिया गया है। तो भाई ये सवाल तो अब पूरा ये जो बीबीसी ने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया, आपने नहीं चलने दिया। ओके फाइन, तो कब तक किस किस को रोकेंगे। हिंदुस्तान का एक 75 साल रवायात है। आप हिंदुस्तान की अक्सरियत को जवाब दें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस मुल्क में एक टोटलिटरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसमें थियोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस मुल्क में ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ चुके हैं। आपने शख्सी हुकूमत का निज़ाम कायम कर दिया है। उस शख्सी हुकूमत के निज़ाम के खदो खाल जब आपने नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया उसमें नज़र आ गया कि आपने किस तरह की फ़ीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया और हिंदुस्तान की एक नई छवि बनाई, एक नई तर्ज का हिंदुस्तान जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं है, जिसके ऊपर आपके साथ इकाइयाँ शामिल नहीं हैं। देखिए, कोई भी मुल्क और उसका आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके बड़ों ने 1947 में किया था। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने इस यूनियन में शामिल होने वाली मुख्तलिफ इकाइयों को ये यकीन दहानियाँ कराई थी, जिसमें ट्राइब्स भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें पारसी भी हैं, जिसमें न जाने और कितनी यूनिट्स हैं, इसमें ट्राइब्स हैं, इसमें जो 7 स्टेट्स भी हैं, इसके अलावा कई प्रिंसली स्टेट्स शामिल हुई। सबके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपने उनको अंडरटेकिंग दी हुई है। वो अंडरटेकिंग आपने मेजरली जो दी है वो सेकुलरिज्म की दी है, वो आपने दी है एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की दी हुई है। कहाँ है आपका लिबरलिज्म, कहाँ है आपकी डेमोक्रेसी, कहाँ है आपका सेकुलरिज्म, कहाँ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है आपके अम्बेडकर। क्या किया है आपने दलित के साथ? हज़ारों साल की उनकी गुलामी है, जिस कटने की नज़र नहीं आ रही उनकी सज़ा कब ख़त्म होगी? उनकी सज़ा कुछ बताएंगे? कुछ बंदोबस्त किया है आपने? मुसलमानों को कैसे साथ रखेंगे? बुलडोज़र के साथ रखेंगे कि जहाँ कोई सर उठाएगा आप बुलडोज़ कर देंगे? ना कोई अदालत, ना कोई सुनवाई, ना कोई वकील, ना कोई ट्रायल, बस देन एंड देयर सर में गोलियाँ, जैसे आपने अतीक के साथ किया, उसके बेटे के साथ किया, उसके भाई के साथ किया।
ठीक है, उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड होगा। जब माइनॉरिटी बहुत दबी हुई हो और वो ऊपर आना चाहे और उसके पास एक रीजनेबल तादाद भी हो, तो वो पॉलिटिक्स इसी अंदाज में करती है। जब आप उसको मौका पलने फूलने का, ऊपर आने का नहीं देंगे, तो ये लोग फिर इसी तरह की सूरत हाल। अमेरिका में आप कालों को देख लें या रेड इंडियंस को देख लें, जहाँ उनकी मैक्सिकन्स को देख लें, जहाँ छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, लोग अपने अंदाज से ऊपर आते हैं, अपने अंदाज से अपनी रेट को कायम करते हैं। ऐसा मैं उसकी तायद में नहीं कह रहा, लेकिन इनके इस राइज का हल है। अगर रियासत इसकी सरपरस्ती करे और उनको ऊपर आने का माकूल रास्ता दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े। जुडिशरी पे आपके असर इतने ज़्यादा है कि आप देख लें 2002 के क्रिमिनल्स, मलिहार की जो मस्केयर हुआ उसके क्रिमिनल्स, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस पे जो हुआ उसके क्रिमिनल्स, बाबरी मस्जिद में जो क्या कुछ हुआ उसके जो क्रिमिनल्स, उसके बाद अब का देख लो, मैं हज़ारों केसेस हैं, लेकिन बिल्किस बानो रेप केसेस के मुजरिम देख लो कहाँ हैं। अभी जो अतीक के साथ आपने किया वो कहाँ है? ठीक है, अतीक फैमिली के साथ जो आपने मीडिया पे किया, किस चक्कर में किया? हम जानते हैं कि आपने क्यों किया और लाइव दिखाया दुनिया को। ठीक है, इस तरह आपकी कम्युनिटी का खौफ दूर नहीं हो सकता और आपका टेरर हिंदुओं और सेकुलर हिंदुओं पे और ओरिजिनल हिंदुओं पे, दलित्स पे, सिखों पे, क्रिश्चियंस पे और मुस्लिम पे आपका टेरर बैठ जाएगा। वो देखेंगे कि जनाब आप तो बहुत ही गाय के नाम पे काट देते हैं, जिंदा जला देते हैं। जगह जगह पे जितने क्रिमिनल्स थे आपने आरएसएस में हायर कर लिए हैं। जो भी पेशावर कातिल हैं, पेशावर लुटेरे हैं, रेपिस्ट हैं, वो आरएसएस के और बजरंग दल के जो है एक्टिविस्ट हैं। मतलब हिंदुस्तान का इस तरह आपने 1947 में आपने प्रोमिसेस क्या किए हुए हैं सब इकाइयों के साथ, और आज के दिन आप उनको दे क्या रहे हैं? कुछ गौर करें ना, सवाल तो उठेंगे और सवाल को बिठाने के लिए आपने बंदोबस्त भी किया हुआ है। आप अपने सारे टॉप के एंकर्स को देख लें, खत्म हो गई ना उनकी व्यूअरशिप, खत्म हो गई उनकी रेटिंग, एक दिन बेरोजगार हो जाएंगे। आप जिस तरह जाएंगे दुनिया ने, आपको पता है कि डाइवर्ट हो चुकी है डिजिटल मीडिया की तरफ, क्योंकि आपके जो कन्वेंशनल आपका जो मीडिया है, आपके जो टेलीविजन हैं, वो तो क्या करते हैं, जैसे रवीश कुमार को, एनडीटीवी को, आप रवीश कुमार को खरीद नहीं सके, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, आपने टीवी ही खरीद लिया और उसको बेरोजगार करने की कोशिश की। भाई वो डिजिटल पे चला जाएगा, करण थापर डिजिटल पे चला जाएगा, उसकी रोजी फिर भी लग रही है। आपकी जो गोदी मीडिया की जो पूरी फौज है, ये बेरोजगार होने वाली है अनकरीब। इनके टीवी बंद हो जाएंगे, कोई नहीं देख रहा, किसी को भरोसा नहीं है। तो ये सूरत हाल जो आपने क्रिएट की है, अपने सोशल फैब्रिक को बर्बाद कर दिया है और आप एक ख़ास किस्म के अखंड भारतीय हिंदुत्व के टोपे पहन के और लोगों को वही टोपा पहनाना चाहते हैं बजोर कि हिंदुस्तान को वो कबूल नहीं, लेकिन आप उनको इस तरह की बदमाशी के साथ उनको ये सारा कुछ उनको पहना देना चाहते हैं। तो मीडिया सवाल करेगा, मकामी मीडिया नहीं करेगा तो इंटरनेशनल मीडिया सवाल करेगा, आपका डिजिटल मीडिया सवाल करेगा। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, दुनिया बढ़ चुकी है, ये इंटरनेट की दुनिया है। इसको आप एक ख़ास मुद्दत तक अपनी कैद में नहीं रख सकते। उसके बाद जवाब आएगा उन्हीं की तरफ से। आप तो जवाब नहीं दे पा रहे, आप दे भी नहीं पाएंगे, तो सवाल भी होंगे और जवाब भी आएंगे और आपकी ओवरऑल आपकी पॉलिटिक्स के खतूत सबके सामने आश्कार हो गए हैं। आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपको पता चला कि आपने तो 56 इंच की छाती की थी इस यूएस विजिट पे, जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों का ही गैर रियासती एटीट्यूड है। ये पार्टी पॉलिटिक्स हुई है। बाइडेन ने भी पार्टी पॉलिटिक्स की है अपनी गिरती साख को संभालने के लिए, और मोदी ने इन्वेस्टमेंट की है इस दौरे की और अपने मुल्क के ख़जाने का और उनकी अमेरिका की फेवर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि जिसका नतायज वो बज़ाहिर कॉस्मेटिकली उसकी फेवर लेना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन के लिए। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग सवाल करेंगे। मोदी साहब, आपको जवाब देना होगा, जवाब दिए बिना आप बनेगी नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।